नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का खास पॉडकास्ट वेल्दी वेंसडे, जिसमें हम बात करते हैं आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम किस में सेव कर सकते हैं और किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है वाई म्यूचुअल फंड्स, और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर एंड सीए पंकज खंडेलवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भावना जी। कैसे हैं सर आप? बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, तो वाई म्यूचुअल फंड्स? राइट, कौन कौन से म्यूचुअल मतलब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। सर, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई है, तो म्यूचुअल फंड्स ही क्यों हमें यूज़ करना चाहिए? दो तीन मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ हाँ। कि क्यों उनसे बेटर है म्यूचुअल फंड। हाँ। उदाहरण के लिए एफडी, ठीक है, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एफडी का, तो उससे बेटर क्यों है म्यूचुअल फंड? क्योंकि वहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि आपको 7% या 8% ही रिटर्न मिलने वाला है। हाँ। जबकि म्यूचुअल फंड में लिमिटेशंस नहीं है, आपको 12% भी मिल सकता है, 22 या 32% भी मिल सकता है, और लोगों को इससे ज़्यादा भी मिला है। इसी तरीके से दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर अपन देखें तो आरडी, रिकरेंट डिपॉजिट, उसमें भी लगभग वही 6-7% के आसपास का रिटर्न। यहाँ के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। फ्लैक्सिबिलिटी, आप एफडी का पैसा जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं, उसका एक टेन्योर है, यहाँ से आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कई सारे डिफरेंस हैं। वो मतलब ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट्स। सो ये प्रोज और कॉन्स में भी आ गया है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें Right. आप नहीं निकाल सकते हैं। राइट। अच्छा, ओपन एंड और क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बेटर है? ओपन एंडेड फंड ही अभी चल रहे हैं, क्लोज एंडेड फंड पहले चला करते थे, वो खाली किताबों का हिस्सा है बेसिकली। अच्छा। ओपन एंडेड फंड में क्या होता है कि आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी वहां से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि आप अभी इन दिनों म्यूचुअल फंड देखते हैं कि आपने कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, कभी भी उसे सेल कर लिया। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि वहाँ कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको एंट्री मिला करती थी, और वो एंट्री एक फिक्स पीरियड के लिए हुआ करती थी कि इतने पीरियड के बाद में आपको एग्जिट होना ही है। तो वो क्लोज एंडेड फंड हुआ करते थे, आजकल वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो ओपन एंडेड फंड का ही ऑप्शन अभी अवेलेबल है। अच्छा, ओपन एंड ही अभी अवेलेबल है। राइट। ओके सर, एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है और उनमें कौन सा बेहतर है? राइट, देखो एसआईपी और लमसम ये सिमिलरली हम समझ सकते हैं एफडी और आरडी की तरह। अच्छा। ठीक है, हम बचपन से देखते आए हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट करा है हमारे पेरेंट्स ने, आरडी में किया है, तो पहले हम उसे समझेंगे, फिर हमें समझना इजी होगा कि लमसम और एसआईपी में डिफरेंस क्या है। एफडी में क्या होता था, हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसको बैंक में जाके जमा करा दिया। उस जमा कराई हुई पूंजी पर बैंक ने एक टाइम पीरियड के बाद में हमें एक फिक्स रिटर्न देके हमें लौटा दिया कि हमने 10 लाख रुपए जमा कराए, 6-7% के आसपास का फिक्स रिटर्न मिल जाएगा, 3 साल बाद में आप आके इतना रुपए ले जाइए। दैट इज कॉल्ड एफडी, जिसमें हमें एक बार ही जमा कराना पड़ा, बार बार जमा नहीं करा रहे, केवल एक बार जमा कराना पड़ा। वहीं दूसरा विकल्प हमें मिलता था आरडी का। आरडी में क्या होता था कि हम हर महीने कुछ एक पर्टिकुलर डेट पर हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया करते थे, आज भी करते हैं। हाँ। तो जैसे एफडी वाला प्रोविजन था, उसी को ही म्यूचुअल फंड में हम लमसम समझते हैं। लमसम में क्या होगा कि एक बार में आपने एक अमाउंट डाल दिया, कितने टाइम पीरियड के लिए ये आप ही को तय करना है। पहले बैंक तय करता था, यहाँ आप तय करेंगे कि आपको उस अमाउंट को कितने टाइम के लिए होल्ड कर रखना है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें एसआईपी की, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं आरडी से, तो वही आरडी में जैसे हम महीने के महीने जमा कर रहे थे, यहाँ पर भी हम मंथली मोड पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है वो हम तय करेंगे, कोई और नहीं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ दोनों में कि लमसम में हम एक बार पैसा जमा कर रहे हैं, जबकि आरडी में हम हर बार महीने के महीने जमा कर रहे हैं। इसमें आपने एक क्वेश्चन और ऐड किया कि विच वन इज बेटर। हाँ। तो वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपके पास में बड़ी पूंजी है, आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, और आप उससे 10,000 रुपये महीने की एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बेकार है। आपको वन टाइम में ही वो एक बार में ही जमा करना चाहिए। और आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो फिर आपके पास में हर महीने तनख्वाह आने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको मंथली एसआईपी ऑप्ट करनी चाहिए। सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, राइट, तो उसमें कैसे हम डायरेक्ट करें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है? देखिए, ये आपको तय करना पड़ेगा अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए।
अभी मेरे बच्चे की जो क्लास है वो 10th में है, अब मुझे पता है कि 2 साल बाद ही मुझे पैसा चाहिए, तो मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला हो गया गोल। और अभी बेटा पहली क्लास में ही एडमिशन लिया है, तो मेरे पास में काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है, तो फिर ये मेरा लॉन्ग विजन हो गया। तो ये हमें खुद को ही तय करना पड़ेगा कि मुझे उस पैसे से रिटर्न कितने टाइम में चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में चाहिए या शॉर्ट ड्यूरेशन में। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग म्यूचुअल फंड में ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। सर जैसा कि अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ है, इन्फ्लेशन आ रखी है, Right. तो ऐसे में कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी तो सभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं सारे के सारे रेड में हैं। हाँ। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड एक ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि आपको इसको गिरे हुए मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए और उठे हुए बाजार में भी, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन से वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें इस गिरे हुए बाजार में। देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। उसका कारण क्या है कि बैलेंस एडवांटेज फंड को गूगल पे या बाकी सब जगह अपन डीपली और समझ सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में इसमें करना चाहूँगा। इसमें फाइनेंशियल प्लानर के पास में जो अपना फंड मैनेजर है उसके पास में राइट होते हैं कि वो कुछ परसेंटेज डेट में रखे, कुछ परसेंटेज इक्विटी में रखे और समय आने पर उनमें परिवर्तन करता रहे। तो ऐसे में फंड मैनेजर क्या करता है टेक्निकली कि जब मार्केट ऊपर होता है तो वो अपना ज़्यादा प्रोपोर्शन डेट में शिफ्ट कर देता है, ताकि मार्केट अगर गिरे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आए, ठीक है। और इसी तरह से अपोजिट, अगर मार्केट डाउन जाता है तो वो ज़्यादा अपना जो पोर्टफोलियो है वो पार्क कर देता है इक्विटी फंड्स में, ताकि जब ग्रो मिले तो फिर इक्विटी ज़्यादा अच्छे से रिटर्न्स निकाल पाए। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है ऐसे मार्केट में आपको अपना जो ज़्यादा पैसा है वो बैलेंस एडवांटेज में पार्क करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रा फंड्स हैं, कुछ अपने ट्रेडिशनल फंड्स भी हैं कुछ, तो इस तरह के ऑप्शंस भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही फंड में, एक ही तरह के सेक्टर में डाल दिया, वो गलती करने से बचना चाहिए। सर जैसा कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं Right. वो क्या गलतियां कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर? जैसे वो लोग फंडामेंटली देखते हैं, राइट, पुराने लोग, हाँ। लेकिन आजकल के लोग ग्राफ्स पे जा रहे हैं। क्विक तो रिटर्न चाहिए, which one is लोगों better? को क्विक रिटर्न चाहिए, एक दिन में करोड़पति बनना है बस। इस वाले जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो एक डिसऑर्डर ही बोलूंगा मैं, तो जो आया है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मतलब वो क्या है कि डेली ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं बन रहे हैं। इन्वेस्टर का विजन हमेशा लॉन्ग होता है कि वो 5 साल 10 साल की सोचता है, और ट्रेडर सोचता है 3:30 बजे की, कि उसको आज ही के दिन में डबल हो जाए। तो वो जो फॉर्मूला है वो उससे थोड़ा सा दूर रह के ही हम पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो लोग आते हैं केवल मार्केट में पैसा देने के लिए, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। अच्छा सर, हमने अभी उन फैक्टर्स के बारे में बात करी कि हमें कब करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी में भी इन्वेस्टमेंट। ऐसे कोई फैक्टर्स है जब हमें इन्वेस्टमेंट रोक देनी चाहिए? SIP के इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका कारण क्या है कि मार्केट में या तो आप रिटर्न्स कमा रहे होते हैं या फिर यूनिट्स। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों ही केसेस में आपकी कमाई ही हो रही है। अभी मार्केट पिछले साल 6 महीने से हम देख रहे हैं तो रेगुलर डाउन जा रहा है, तो डाउन जाने में हम यूनिट्स ज़्यादा इकट्ठी कर पा रहे हैं। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो उन यूनिट्स की जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो कभी भी मेरे हिसाब से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जब आपको अपनी SIP रोकनी चाहिए। आप बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले थोड़ा सा R&D करें, थोड़ा सा देखें कि कहाँ नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, बट आपकी जो SIP है उससे आप एटलीस्ट ना रोकें। सर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन है? कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। देखिए, मैं हमेशा ही फॉलो करता हूँ डाइवर्सिफिकेशन के मेथड को, कि आपके पास में अगर 5,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं, चाहे 5 लाख रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, आपको एक जगह नहीं डालना है कि आपने पूरा ही पैसा डेट फंड में डाल दिया। अब डेट फंड का फॉर्मूला क्या है कि उसमें आपको रिटर्न मतलब लॉस भी कम होगा और रिटर्न भी कम मिलेंगे। अब आज मैं पूरे 5 लाख रुपए डेट फंड में डाल दिए और अचानक ही मार्केट ने ग्रोथ ले ली, तो आपका तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आपको हमेशा ही डाइवर्सिफिकेशन मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो चाहे स्मॉल इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको अपने पैसे को 4-5 जगह अलग अलग डिवाइड करके चलना चाहिए। सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ पैसा देने आ रहे हैं। सेबी की खुद के ये स्टेटमेंट है, गाइडलाइन आती है कि 99% लोग 1% लोगों का घर चलाते हैं। वो केवल पैसा देने के लिए आते हैं, बर्न करवाने के लिए आते हैं। वो जाता कहाँ पर है? वो 1% लोगों के पास जाता है जो एक स्ट्रेटजी के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके अपने कुछ रूल्स हैं, सिस्टम्स, उनको फॉलो करते हैं। वो केवल भेड़ चाल में नहीं, किसी के दिए हुए टिप्स पर काम नहीं करते हैं। तो F&O भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक बेहतर नॉलेज होना आवश्यक है, और आपके साथ में किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ हो तो वो और ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स दिलाने में मदद कर सकता है। अच्छा सर, टैक्स में कितनी बचत हो जाती है म्यूचुअल फंड से? ठीक है, ELSS करके एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स में म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशली, जिसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत किए गए निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट का प्रावधान है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स बचाने के हिसाब से अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आप ELSS में आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। ELSS में आपको दोनों ही विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहें तो SIP के माध्यम से ELSS शुरू कर सकते हैं, जिसमें 10, 5,000, 20,000 जो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अलाउ करती है, उस हिसाब से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में लमसम का भी ऑप्शन है, जहाँ आप 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट आप डालना चाहें एक बार में, वो आप डाल के एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। छोटी सी कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होती है, दैट इज लॉकिंग पीरियड। तो ELSS में किए गए निवेश को आपको 3 साल के लिए फ्रीज रखना पड़ता है। 3 साल से पहले आप उस अमाउंट को विड्रॉ या स्विच नहीं कर सकते हैं। 3 साल बाद में आप चाहें तो उसे कंटिन्यू रखें, चाहें तो विड्रॉ कर लें। ओके सर, बिना किसी रिस्क के, वैसे तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन स्टिल बिना किसी रिस्क के 10-12% के रिटर्न पर हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ मना है। कर रहे हैं लोग, कमिटमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैं इन चीज़ों के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। फिक्स रिटर्न तो आपको फिर अगर चाहिए तो आप FD करवाओ, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको फिक्स रिटर्न वाला ऐसा कोई कमिटमेंट मैं तो नहीं करूँगा। अगर कोई और करता हो तो ठीक है, वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट म्यूचुअल फंड में लिखा होता है नीचे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप उस लाइन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सर 2025 में कौन से सेक्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं? 2025 और इनफैक्ट कहूँगा मैं 2026 भी, ये आगे आने वाले 1.5-2 साल जो हैं, इनमें कुछ लोगों का कहना है कि EV और सोलर शायद प्रमोट करेंगे अपने आप को, बट मेरा मानना है कि अभी तक एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड रहा है, अनटच फील्ड रहा है, जहाँ पर हमने अभी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है। तो माइट बी पॉसिबल कि आगे आने वाले 1.5-2 साल में हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कोई मूवमेंट देख पाएँ। तो यहाँ हमें निवेश करना चाहिए, कुछ पार्ट। कंप्लीटली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट हमें एग्री इंडस्ट्री को भी देना चाहिए। सर ऐसी कौन सी कांस्टेंट ग्रोथ वाली, या फिर कह सकते हैं स्टेबल ग्रोथ वाली फील्ड है, सेक्टर है जो हमेशा रहा है म्यूचुअल फंड्स में, या किसी भी तरीके ऐसा नहीं है? कोई भी, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आता कि कोई एक ऐसा फील्ड है जिसने हमेशा ही ग्रो ही करा है। देखिए हर एक इंडस्ट्री का, हर एक फील्ड का एक टाइम आता है, एक फ्रेम आता है ना। अभी जैसे हम कोविड की बात करें तो सारे के सारे सेक्टर डाउन थे, लेकिन IT सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था, FMCG सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि हम लोग घरों में बैठे थे, घरों में बैठे बैठे हमको खाना चाहिए था, FMCG कहीं ना कहीं कनेक्ट था। हेल्थ काफ़ी अच्छा चल रहा था क्योंकि हर घर में कोई ना कोई कोविड पेशेंट था। इसके अलावा IT चल रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, नई कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। तो 2-3 सेक्टर हमेशा ही आपको, चाहे मतलब कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कुछ मार्केट ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ मार्केट डाउन जा रहे होते हैं। ऐसा कोई फील्ड जो डाउन जा सकता है या फिर वो थोड़ा रिस्की है, ऐसा आपको लगता है कोई? अगले 1.5-2 साल की बात करें अपन, अगले 1.5-2 साल में सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। मतलब कुछ इंडिविजुअल सेक्टर की तो मैं बात, फार्मास्यूटिकल वगैरह, इन सब से थोड़ा सा हमें अवॉइड करो, क्योंकि ये काफ़ी बूस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। उसका कोई रीज़न? मतलब
देखिए हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, मतलब एक पीक होता है, उसके बाद में वो और ऊपर जाए उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो उसी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड मेरी कैलकुलेशन से एक ऐसा फील्ड बचा हुआ है अभी जहाँ पर हमने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है, तो इसलिए वहाँ पर जाने की मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी और भी कई, मैं केवल ये फार्मों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई सेक्टर्स हैं जो अभी प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी वाला इंफ्रा का काफ़ी अच्छा बूम ले चुका है ऑलरेडी। इसमें इस टाइम पे पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सर जैसे सोना और चांदी है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, राइट, तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा बचना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण क्या है कि एक्चुअल रेट से काफ़ी हाई चल रहा है, तो एक्चुअल रेट पे आना चाहिए, कैलकुलेशन तो यही बोलती हैं। आपको अच्छा, क्या लगता है कितने टाइम में आ जाएगा वापस? देखिए साल 1.5 साल का हम लोग प्लान करके बैठे हैं कि शायद जुलाई 2026 तक का हम लोगों की कैलकुलेशंस हैं कि मार्केट अभी और थोड़ा सा हमें डाउनफॉल शायद दिखाए। ठीक है, और जितना मार्केट डाउन जाएगा, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि गोल्ड हमेशा ही मार्केट के अपोजिट चला है। तो अगर मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड अप होने के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो गया क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी अपनी हाइट को भी क्रॉस कर चुका है, तो इस पे थोड़ा सा डाउट ही है कि ये और भी ऊपर जाए। ये थोड़ा सा मैं मतलब इस चीज़ में कहने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट, हाँ आप छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5-10 हज़ार रुपये की अपनी SIP है, 10-15 हज़ार रुपये की SIP वो स्टार्ट कर दी, वो चलेगा, क्योंकि उसमें अगर नीचे आता भी है तो वो एवरेजिंग कर लेगा। लेकिन आपने 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर रहे हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, फिजिकल गोल्ड से भी इनफैक्ट अभी तो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर चल रहा है। सर अगर मेरा म्यूचुअल फंड डूब जाए तो क्या करना चाहिए? डूबने की क्या परिभाषा है? I mean ओनली रेड वाली जो चीज़ है हम हमेशा बात करते हैं। देखिए डूबने का मतलब ये होता है कि एक तो मेरी वैल्यू कम हो गई, हाँ, और एक मेरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, हाँ, बहुत डिफरेंट। हाँ, तो एग्जैक्टली डूबने का मतलब तो है कि वैल्यू ही खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई। अब एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो ये नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप, मतलब इस तरह की जो सोसाइटीज़ आई हैं, मेरे को नहीं पता ये नाम से है क्या, संजीवनी टाइप जो भी, हाँ, और इसके अलावा सहारा का भी ऐसा ही है कि वहाँ पैसा डूब गया, तो दैट इज़ कॉल्ड डूबना। अगर आपका वेल्थ की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसे हम डूबना नहीं कहेंगे, वो आपके बुक्स में कम हो रही है, एक टाइम के बाद में वो अपने आप को अपग्रेड भी कर लेगी। ठीक है, अब लोगों का एक कॉमन स्टेटमेंट है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, तो वहाँ कोई तालाब थोड़ी बना हुआ है, पैसा डूब गया, ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू कम हो गई। आपका जो चयन करना था उस समय वो आपने थोड़ा सा गलत कर लिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो अभी आपको या तो पेशेंस रखना है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, या फिर वहाँ से स्विच करके, और अभी का जो मार्केट आपको लगता है कि ये वाला जो फंड है या ये वाला इक्विटी है ये ग्रो करेगा, वहाँ पर आपको ट्रांसफर करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से लोग डरते हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं, अभी तो आ जाएगा, कवर कर लेगा। और वही सेम होता है जो ऊपर जा रहा होता है, अभी तो 10 रुपये ही है, बढ़ा है 15 बढ़ जाए 20 बढ़ जाए, तो एक तो लालच और एक डर, इनमें ही तो पैसा देके जाता है इन्वेस्टर। इन दोनों चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉप लॉस के बारे में है कि स्टॉप लॉस मतलब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। और कितने पे लगाना चाहिए? नहीं देखो ये फिक्स नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये सभी पे बैठ जाएगा। वहाँ पर आपको कौन सा आपने शेयर परचेज किया है, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए म्यूचुअल फंड से इक्विटी पे जा रहे हैं, बट फिर भी हमको तय करना पड़ेगा अपने अनुभव के आधार पर, अगर हमारे पास में है, और अगर हमारे पास में नहीं है तो फिर कोई भी समझदार जो भी व्यक्ति है उस फील्ड से जानकार, उससे मैं एडवाइस लेके स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी वेल्थ जीरो ही हो जाएगी, फिर मतलब वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। 500 रुपए की चीज़ अगर 5 रुपए हो गई तो फिर वो खत्म ही है, वो जीरो ही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन कितना लगाना चाहिए ये हर एक के लिए कोई फॉर्मूला सेट नहीं है। अगर फिगर्स में बात करें तो ठीक है, मतलब मैक्सिमम 1-1.5%, 2% तक का हमको स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। सर अगर लेट सपोज किसी की सैलरी 50,000 है, राइट,
तो उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में? चाणक्य नीति में इसका उदाहरण दिया गया था, बहुत पहले ही बता दिया गया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी आमदनी का 30% निवेश करना चाहिए। ये नहीं लिखा हुआ कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, लेकिन निवेश आपको करना चाहिए। और वो निवेश अलग अलग जगह डाइवर्सिफिकेशन मेथड के साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो निवेश करी गई पूंजी ही आपको आगे चल के काम आने वाली है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छा है। स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव है जो अक्सर नहीं होता है लोगों में, होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30% अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया है। सर, जो डाइवर्सिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं जी, तो एक बारी डाइवर्सिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक बारी आप प्लीज़ वो भी बता ठीक है। दीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है 50,000 रुपये का, ठीक है, तो मेरे उस 50,000 रुपये के पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए, उसमें एक पार्ट एफडी का भी होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। कुछ पार्ट मेरा म्यूचुअल फंड का भी होना चाहिए, कुछ पार्ट मेरा इक्विटी का भी होना चाहिए, कुछ पार्ट मेरा प्रॉपर्टी का भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करके अगर अपने पैसे को रखेंगे तो उससे बेनिफिट क्या है बेसिकली, कि अगर मुझे कहीं एक पार्ट पर कोई लॉस लगा, इक्विटी ने मान लो मुझे मतलब लॉस दे दिया, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी उस लॉस को कवर कर दे। प्रॉपर्टी में लॉस लग गया, हो सकता है गोल्ड कवर कर दे। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज फॉलो फॉर डाइवर्सिफिकेशन मेथड। सर, 20 साल के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहाँ आप देखते हैं? बहुत आगे का पूछ लिया। चलिए 10 साल का नहीं बता नहीं, 20 का पूछा तो 20 का आंसर देंगे। 20 साल पहले LIC को हम कहाँ देखते थे? हाँ, मतलब बस वैसा ही इसका आंसर है कि 20 साल बाद में आज जैसा हमारे सामने LIC है, हाँ, एक अच्छा ब्रांड है, प्रोग्रेस्ड, हाँ, तो वैसा ही प्रोग्रेस हमें मिलने वाला है 20 साल बाद में म्यूचुअल फंड में। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऑप्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट करना लोगों के लिए कंपलसरी सा होगा। अरे यार, तेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है क्या? तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉलेज लेवल लोगों का बढ़ने लगा है, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड से और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। वो इक्विटी से भी ऊपर उठ के मतलब F&O और उससे भी ऊपर जाके क्रिप्टो तक का भी सोचने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट करने भी लगे हैं। तो म्यूचुअल फंड तो बहुत पहले की चीज़ है। तो ये एक ऐसा कॉमन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो लगभग हर घर में, हर पर्सन के पास में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था, पर म्यूचुअल फंड्स होते कितने टाइप के हैं? हाँ, वेरियस टाइप्स हैं, कोई एक टाइप नहीं है। अगर हम टाइम बेस देखें तो शॉर्ट ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, ठीक है, और अल्ट्रा शॉर्ट कि मेरे पास में तो हफ्ते 10 दिन का टाइम है, महीने भर का टाइम है, ऐसे में कोई म्यूचुअल फंड है तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। फिर अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है। अब साइज वाइज देखें, कैपिटल तो मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तो ये अलग अलग वर्टिकल्स वाइज बटे हुए हैं। तो ऐसे में अगर कैलकुलेशन कर तो हो सकता है कि 30-40% तरह के म्यूचुअल फंड जाएंगे। अच्छा। सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, अब सेक्टोरियल में भी चले जाएंगे तो फार्मा में अलग हो गया, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का अलग हो गया, ठीक है, तो इंफ्रा, तो बहुत सारे हैं ये चीज़। ओके सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो उन्हें इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे? ठीक है, देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टर बनना है, ना कि ट्रेडर। ट्रेडर बनने की जल्दबाजी में जो है वो और चला जाएगा। तो निवेश करना है, निवेशक बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है, ठीक है। लॉन्ग विजन के साथ में, हाँ ठीक है, रेड देखने की भी आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे हरा ही हरा देखना है, आपको रेड भी देखने को मिलेगा। पेशेंस रखना है, नियमितता जारी रखनी है। SIP को बंद करने वाली गलती जो कर रहे हैं लोग, नहीं करनी चाहिए। आपको रेगुलर रखना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इस टाइम पर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करिए। जब मौका मिल जाए 10-5 हज़ार 20 हज़ार रुपये और इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल सके, क्योंकि वही यूनिट्स आपको आगे चल के रिटर्न्स देने वाली हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आई होप कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आप देखते रहिए हर वेंसडे वेल्दी वेंसडे, सिर्फ लोकमत राजस्थान पे।